अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। जहां जहां कश्मीरी मौजूद हैं, आज वो भारत के गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ यौम स्याह मना रहे हैं। जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार आज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर उसी तरीके से गर्म है जिस तरीके से आज से 73 साल पहले था। बढ़ोतरी ये हो चुकी है कि अब मकबूजा कश्मीर को जो है मुकम्मल तौर पर एक जेल के अंदर तब्दील कर दिया गया है और तमाम इंसानी हकूक़ और शहरी आज़ादियाँ जो हैं वो सल्ब कर ली गई हैं। ज़ाहिर है इस हवाले से मकबूजा कश्मीर के लोग जो हैं वो एहतजाज उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से वो हमेशा करते चले आए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि कर्फ्यू का नफाज इस अमर का गमाज़ है कि उनका एहतजाज जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। लाखों कश्मीरी अपनी जानों के नजराने दे चुके हैं, अपने एज़ा गंवा चुके हैं, अपनी आँखों से महरूम हो चुके हैं, अपनी ख़वातीन की बेहरुमती देख चुके हैं, लेकिन अभी तक बैन-अ-अक़वामी सतह पर इंसानियत को शायद उतना ख्याल और उतनी शर्म नहीं आई है जो आनी चाहिए थी और जिसके नतीजे में इन कश्मीरियों की भी दाद रसी जो है वो होनी चाहिए थी। पाकिस्तान के अंदर भी आज इन कश्मीरियों के साथ यकजहती जो है उसका इजहार किया गया, सेमिनार्स मुनक्किद हुए, एहतजाज हुए, रैलियाँ निकाली गईं। ज़ाहिर है हर बरस ये होता है। हमने इमरान खान साहब के बतौर वज़ीर आज़म आने के बाद एक स्केजुअल तय करने की कोशिश की थी कि हम कश्मीरियों के साथ किस तरीके से यकजहती का इज़हार करते रहेंगे, लेकिन वो भी गुमगश्ता कहानी जो है वो हो गई है। क्या ये तर्ज़ अमल जो है उन कश्मीरियों के लिए हौसला अफजा है जो अपने शहीदों को पाकिस्तान के परचम में लपेटते हैं और दफनाते हैं? क्या हमारा ये रवैया जो है उन कश्मीरियों के लिए बाइस हौसला है जो हर पैलेट गन के आते हुए फायर के जवाब में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं? लेकिन एक और चीज़ साथ साथ डेवलप हो रही है और वो भारत के कौमी सलामती के मुशीर का बयान है, अजीत डोवल साहब। ज़ाहिर है इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये एक सरकारी फरमान जो है या सरकारी पॉलिसी जो है उसको इस तरीके से जो है वो देखा जाए। उन्होंने कहा कि अब हम लड़ाई अपनी सरहद पर नहीं लड़ेंगे बल्कि दूसरे मुल्कों की ज़मीन पर जाकर लड़ेंगे, जो हमारे लिए बायस संगीन थ्रेट है। ये सूरत हाल जो है यकीनन चीन और पाकिस्तान के तनाजुर में ही देखी जा सकती है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम अमन के लिए तैयार हैं, भारत एक कदम बढ़ाए हम 2 कदम आगे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़ाहिर है मकबूजा कश्मीर से जो है वो इस कर्फ्यू को ख़त्म करना होगा, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत जो है वो देना होगा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। ये बुनियादी तौर पर वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद अहमद ख़ान, पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा रहे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं, हालात पर गहरी नज़र रखते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा भी रहे। शमशाद अहमद ख़ान साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ। आज एक मरतबा फिर यौम स्याह है। ज़ाहिर है आज ही के दिन भारत ने कश्मीर पर अपना गैर कानूनी कब्ज़ा जो है वो जमाया था। कश्मीरी तो सरापा एहतजाज हैं ही, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हम जिस तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करते आ रहे हैं क्या वो कश्मीरियों के लिए बाइस हौसला है, बाइस जिसे कहते हैं कि उनको एक एहसास दिलाता है कि हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं? देखिए, जो अल्फाज बातें करना होता है वो किसी हद तक कुछ अरसे तक तो ठीक है, उसके कुछ मानी निकल आते हैं, लेकिन अगर मुसलसल आप हर साल ये खास जो दिन हैं 27 अक्टूबर हो गया, 5 फरवरी हो गया, या आप 14 अगस्त भी ले लीजिए, यानी सिर्फ दिनों को चुनकर बातें करने के जो रिचुअल्स हैं वो अपने मानी क्या उनकी रेलेवेंस भी खत्म हो जाती है। एक वक्त आता है और मेरे ख्याल वक्त बहुत पहले आ चुका है। कश्मीरी हमारी तरफ देख रहे, खुद वो मैदान जंग है, वो महसूर हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अंडर सीज हैं, बिलखसूस 5 अगस्त के बाद लास्ट ईयर।
और अब तक वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और मेरा चूंकि कश्मीरियों के साथ अक्सर राब्ता रहता है, और जिस किस्म की मायूसी का वो इजहार कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है बाज़ औक़ात कि हम सिर्फ ये रिचुअल्स में लगे हुए हैं, हर साल बैठ के टेलीविजन पर बातें कर लेते हैं या फिर कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं और आपस में ही कर लेते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में कोई बाहर के लोग नहीं होते कि किसी को कश्मीरियों की हालत ज़ार के बारे में मतलब किया जा सके। तो ये जो बात है आपस में एक छाती पीटने वाला जो एक हमारे हिस्सा है, यानी रिवायत है, ये अब इससे आगे बढ़ना होगा। हत्ता के जो शेक्सपियर ने भी एक मर्तबा ये कहा था नदीम कि एक्शन इज एलोक्वेंस। अगर आपको अल्फाज इतने ही पसंद हैं तो अपने उन अल्फाज को एक्शन में ट्रांसफॉर्म करें, बदलें। लेकिन क्या एक्शन देखा है अब तक हमने? इमरान खान की जात जो है वो, उसकी वजह से दुनिया में पिछले 1 साल से 1.5 साल से 5 अगस्त के बाद जो 2 साल हो गया अब तक मेरा ख्याल है, तो उसके बाद से दुनिया में जितनी भी अवेयरनेस कश्मीरियों की हालत ज़ात, मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता नदीम के क्या जुल्म हो गया, क्या कितनी हो गया, वो सबको पता है। आज सिर्फ ये देखना है कि क्या हो रहा है, हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो ये है कि अब वक्त आ गया है जो इमरान खान ने खड़े होकर आज़ाद कश्मीर की असेंबली में कहा था कि मैं कश्मीरियों का सर बनूंगा, उसने तो अपना वादा निभा दिया। सफीर बन के उसने जनरल असेंबली में खड़े होकर बड़ी धुआंधार तकरीर करके दुनिया को बता दिया कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, फाशिस्ट हुकूमत क्या कर रही है, जेनोसाइड है, एक बहुत बड़ी जंग का खतरा है, ये सब बातें तो बता दी। लेकिन उसके बाद अब करना क्या है? पहला कदम जो है वो यही है ना कि कश्मीरियों की जो इस वक्त हालत है, जो वो अंडर सीज हैं, महसूर हैं, लॉकडाउन है, डबल लॉकडाउन में हैं, उनकी मुसीबत खत्म करने के लिए हमारी हुकूमत की ताकत है। अगर और नहीं तो कुछ उनके लिए अमली तौर पर कोई मदद की जाए जिससे कि उनकी जो मुसीबतें हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए। मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। मैं ज़रा इसको शमशाद साहब ओपन कर लूँ क्योंकि आपने बड़े पैराए से ये चीज़ बयान कर दी और आप बात को ले आए हैं एक्शन तक। अब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, मैं आपके इस एक्शन के हवाले से व्यूज़ से वाकिफ़ हूँ, आप 1-2 बार इसका तज़किरा मेरे प्रोग्राम में भी कर चुके हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है तकरीर हो गई, तकरीरों से चीज़ें जो हैं वो शायद उजागर तो हो जाती हैं लेकिन नतीजा खेज़ नहीं होती हैं। अब अगर नतीजा खेज़ बनाना है, देखिए भारत को इतनी ज़रूरत तो हुई कि उसने पूरा कश्मीर हड़प कर लिया। हम जो हैं हम सिर्फ ये दिनों के हिसाब से चलते हैं और जब ये दिन गुजर जाएगा तो ये भी एक और दिन होगा माजी के अंदर। एक्शन क्या किया जा सकता है अमली तौर के ऊपर? जी देखें, किया तो बहुत कुछ जा सकता है और मैं भी उसकी तफसील भी बता देता हूँ, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इस हुकूमत ने जिस शद्दोमद और एनर्जी के साथ इस बात को उठाया है, मेरा ख्याल ये क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। और लेकिन वो डिप्लोमेसी के मैदान में है, जैसे अभी शमशाद साहब कह रहे थे, वो तो इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मुमकिन है कि तकरीबन आपकी सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस पर बातचीत हो गई, अमरीकी अखबारों में भी बातचीत हो गई, अमरीका के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने भी बातचीत कर दी, ऐवान जो है यूरोपियन वहाँ पर बातचीत हो गई, अखबारों में आ गया, लोगों को पता चल गया। ये डिप्लोमेसी अब यही कर सकती है ना। क्या आपने कभी देखा है कि सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर से कोई पेचीदा पॉलिटिकल मसला हल हो गया हो, चाहे वो फ़लस्तीन का हो, चाहे वो सीरिया का हो, चाहे वो यमन का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो? ये सारे मसले कैसे हल हुए? इसको तो आप रख दें एक तरफ। देखें, अक्सर लोग मुझे गलत समझते हैं जब मैं कहता हूं कि हमें और काम भी करने चाहिए, तो वो समझते हैं कि शायद मैं स्ट्रेट अवे ओपन वॉर की बात कर रहा हूं। उसकी भी मैं बात करता हूं। ये जो इमरान खान साहब का ये बयानिया था ना कि क्या मैं फिर जंग लड़ूं, ये मेरा ख्याल है कि बड़ा ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ये बहुत कमजोरी शो करती। तो क्या मतलब कि अगर आपके ऊपर जंग मुसल्लत हो तो आप जंग नहीं लड़ेंगे? और क्या हमारे ऊपर जंग मुसल्लत नहीं है? ये क्या कर रहा था कलभूषण इधर? ये क्या है जो धमाके हो रहे हैं जो आज पेशावर में हुआ है और उसके बाद कोयटा में हुआ था? और जंग किसको कहते हैं आजकल की जंग? और क्या जंग है? यही जंग है ना मेरे भाई। और ये जो हमने अमन की रट लगा रखी है, अमन कभी भी कशकोल में नहीं मिलता। कभी कोई अगर हिस्ट्री में ऐसी बात हो कि हाथ जोड़ने से किसी ने अमन दे दिया, तो जरा मुझे कोई बताए कि जी फलानी
ऐसे हुआ था। अमन आपको छीनना पड़ता है, अमन को भी छीनना पड़ता है, अमन के लिए आपको स्टेटस को बनाना पड़ता है। और आप कैसे अमन पैदा हुआ, सीरिया में कैसे अमन पैदा हुआ, यमन में अभी अमन होने जा रहा है कैसे हुआ है, अफगानिस्तान में जो अमन हुआ है कैसे हुआ है, मैं तफसील में नहीं जाता, मैं आपके जो नाज़रीन अच्छी तरह समझते हैं, आपको भी समझ आती है। तो ये जंग और डिप्लोमेसी के दरमियान भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे लॉफेयर कि आपने फोल्डर बनाए, उनके लोग, उनके सरेआम लोग कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, उनके जनरल कह रहे हैं कि उनकी जाके रेप करो, उन्होंने फैसले किए कि वहां पर हम वो चेंज करेंगे, डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आएंगे। तो ये क्या क्या हम लेकर गए हैं कोई फोल्डर कहीं पर किसी के पास? हम कहते हैं हमें, हमारे लोग कहते हैं कि हमें कोई वोट नहीं देगा, हमें शिकस्त हो जाएगी। होने दो यार, लेकर तो जाओ। और फिर यह है कि अब जैसे आप गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, एक प्रोविंस बनाना चाहते हैं, आजाद कश्मीर को बनाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे ना बनाए जैसे हिंदुस्तान ने बनाया। कुछ भाई कहते हैं, बहनें कहती हैं जी इसका तो ये मतलब है हम भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। नहीं भाई, आप यूएन को पहले यूएन को कहें कि जी आप आके इस्तिसाब राय करवाएं, पार्शियल प्लेबसाइट गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में, और पता लगाएं लोग क्या कहते हैं। आप पता लगाएं, नहीं लगाते तो हम और रेफरेंडम कराते हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भेजें, वो देखें कि लोग क्या, कोई पॉलिटिकल मूव तो हो कोई। मुझे कोई आप जी जन साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब शमशाद अहमद खान साहब, आपने जनरल साहब की ब्रेक पर जाने से पहले बात सुनी। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब आज फिर कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, भारत 1 कदम बढ़ाए तो सही, मैंने बड़ी कोशिश की, फिर मैं कायल भी हुआ कि वहाँ पे एक ऐसी फाशिस्ट हुकूमत है जिसके साथ मामला शायद नहीं तय हो सकते। वो ये भी साथ बात कर रहे हैं कि कर्फ्यू उठाना होगा, हक़ खुद इरादियत देना होगा। मतलब ये क्या आप भी समझते हैं जनरल साहब की तरह कि ये जो हम ये बात करते हैं इससे हमारी कमज़ोरी झलकती है? तदीम नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ जनरल साहब से कि जिस किस्म की इस वक्त सिचुएशन है, इसमें बहुत कुछ मजीद करने की ज़रूरत है। और जिसको कहते हैं ना, कम सपोर्ट कश्मीरियों के लिए करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि अभी कश्मीर के सेटलमेंट का वक्त आ गया है, वो अभी नहीं आया, कहीं होराइजन पर नज़र नहीं आ रहा। जब तक ये फाशिस्ट हुकूमत इंडिया में है तो किसी किस्म के डायलॉग की तो तवक्को नहीं करनी चाहिए, बल्कि इमरान खान को अभी बात भी नहीं करनी चाहिए, अनलेस वो किसी को मुतासर करना चाहते हैं कि मैं सिर्फ डायलॉग में बिलीव करता हूं। वो हर कोई डायलॉग में बिलीव करता है, लेकिन जब दूसरी पार्टी बिल्कुल डायलॉग को मानती ही नहीं है तो फिर आप कमजोरी का इजहार कर रहे हैं। जब बार बार उस तरफ से अजीत डोवल आपको हर किस्म की धमकी दे रहा है, बल्कि आपको ही नहीं, अब उसने सारे खित्ते में इतना बढ़ गया है कि पूरे खित्ते की जो छोटी रियासतें हैं उनको वो अपनी हेजमनी के हवाले से दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, और वो रियासतें पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। उनको अब तक सहारा था और सपोर्ट थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। बदकिस्मती ये है कि अब पाकिस्तान खुद भी डिफेंसिव पे आया हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये वक्त क्यों आ गया है, आज हम इतने मजबूर क्यों हो गए हैं कि कम से कम ये अजीत डोवल जैसा बंदा जो धमकियां दे रहा है उसका जवाब तो हम बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं। कोई जवाब देने वाला नहीं है, ये बातें सोचने वाली हैं। और कश्मीरी बिलखसूस, मेरा राब्ता रहता है कश्मीरियों के साथ, और वो बेचारे बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं हमने तो फैसला कर लिया है, हमारे नौजवान आज वादी की गलियों में, सड़कों पर अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, जबकि उनके हाथ में पाकिस्तान का परचम है। लेकिन ये क्या हो रहा है, हम पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं? वो तो कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर रहे हैं, और जो कुछ हम पाकिस्तान में देख रहे हैं
तो इससे तो हमारे सारे हौसले बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। शमशाद साहब, मैं जरा ये जो आपने एक सवाल छोड़ा है जनरल साहब, अब ये सवाल जो है इसका आज जवाब आना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों एक दिफाई पोजीशन पर है, भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है, बात कर रहा है, वो अब ऐसे लग रहा है जैसे खित्ते में वो अमेरिका वाला रवैया अपनाना चाह रहा है। तो ये हम अगर कहते हैं कि हम एक मजबूत दिफाई कुव्वत हैं, तो फिर हम इतने दिफाई अंदाज, इतने मुनकसिर मिजाज क्यों दिखाई देते हैं? आपको मालूम होगा बिल्कुल कि आज की जो कटिंग एज साइंस है, जो सबसे ज़्यादा आजकल जिस चीज़ पर काम हो रहा है और साइंटिफिकली प्रूवन उसके बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस पर काम किया जा सकता है, वो है परसेप्शन मैनेजमेंट एंड माइंड कंट्रोल। जब आपको बावर करवा दिया जाए कि आप किसी काम के नहीं हैं, आपकी चूंकि इकॉनमी लगी हुई है ज़मीन के साथ, लिहाजा आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपके माइंड के ऊपर किसी ने काम किया है। तो मैं ये बरमला कह दूंगा, चाहे कोई किसी को बुरा लगे, कि हमारी लीडरशिप के माइंड के ऊपर बाकायदा काम किया गया है और उनके अंदर, उनके माइंड और उनकी सोच में कमज़ोरी पैदा की गई है, और वो इस बात को बावर उन्होंने कर लिया है कि शायद पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है और सिर्फ इकॉनमी के कमज़ोर होने से हम बिल्कुल किसी काम के नहीं रहे। मेरे साथ कोई अगर बहस करे तो मैं बताऊं कि स्टैंडिंग आर्मी जो होती है उसका मकसद ही ये होता है कि वो हर वक्त तैयार होती है ख़ास किस्म की जंग के लिए, और अगर आपकी इकॉनमी कमज़ोर हो तो आने वाले सालों में स्टैंडिंग आर्मी कमज़ोर हो जाएगी, होती रहेगी। अगर कोई आपके पास टाइम था कुछ काम करने का तो वो आज था, जो कल गुजर गया उसमें था। अगर आप ये समझते हैं कि ये वक्त परसों आएगा या उससे अगले दिन आएगा तो आपकी खाम ख्याली है। आपकी जब मईशत मजबूत होगी उसके कम से कम 3-4 साल के बाद ये टाइम दोबारा आएगा। तो एक मजबूत फौज जिस वक्त थी और है, वो वक्त आपने गंवा दिया। और फिर मैं ओपन वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं और जो मुख्तलिफ पैराए हैं हाइब्रिड वॉर के, उनकी बात कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ लोगों ने ये समझ लिया है कि अच्छा बच्चा बनने से, अपीजमेंट से शायद दुनिया खुश हो जाएगी और उनकी खुशी की वजह से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। मेरे भाई ऐसा कभी नहीं हुआ, नहीं होगा। मैं आता हूं जनरल साहब। अब शमशाद साहब, जनरल साहब की बात आपने से गुजारिश ये है कि वजह क्या है, अगर भारत एक ज़ुबान इस्तेमाल करता है, मतलब आप उनके मीडिया को भी देखें, अगर भारत एक ज़ुबान इस्तेमाल करता है तो क्या यहाँ से भी उन्हीं अल्फाज में वो जवाब वापस नहीं जाना चाहिए और हमें कुछ अमली इक़दामात नहीं करने चाहिए? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, हम जो है बार बार दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, और हम ये जानते हैं और हमारे पास सबूत भी हैं, सब कुछ मौजूद है कि भारत एक रियासती दहशतगर्द मुल्क है, उसकी पॉलिसी जो है वो ये है। ये चेहरा जो है इस पैराए में दुनिया में क्यों नहीं उठाया जा रहा? देखिए नदीम, ये बात अभी बहुत ठीक कही है जनरल, जहनियतों के हवाले। जंगें जो हैं आज के ज़माने में, जंगें जहनियतों में, जहनों में जीती जाती हैं और जहनों में हारी जाती है। और जो कुछ हमारे यहाँ आजकल जहनियत के साथ हो रहा है तो बस कुछ ना पूछिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को बहुत कुछ करना है, वरना वक्त नहीं अब, क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और वो उसमें जो इंडिया के हवारी हैं, साथी हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सपोर्ट है इंडिया की, सब पैदा हो गई है। और जो हर रोज आपको ये आवाजें ऐवानों में भी सुनाई देती हैं, इन धरनों में, जलसों में, रैलियों में, सड़कों पर, अखबारों में, हर रोज इस किस्म की, जिनको मैं सही तरीके से अगर बयान करूं तो वो सेडिशन और ट्रेचरी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी हमारे बस में नहीं रहा। मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारा कानून किधर है, अदालतें क्या कर रही हैं। जिस तरीके से हमारे कानून को, पाकिस्तान की सलामती और सालमियत को चैलेंज किया जा रहा है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। आज तो बाकायदा इंडिया दंदनाता फिर रहा है हमारी सड़कों पर। ये जो सारे जलसे हो रहे हैं, इनमें किसकी जहनियत उभारी जा रही है? तो इसी मैं जो पहले बात कर रहा था, कश्मीरी परेशान है, वो इन बातों से परेशान है। उनको ये भी खौफ है
कि ये करप्शन के हवाले से जो पाकिस्तान इस वक्त सर फहरिस्त है दुनिया में, कि अगर ये करप्ट टोले जो हैं, जितने भी हमारे खानदान हैं, ये अगर अभी भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर हावी रहेंगे तो कश्मीरी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं कि हमें क्या पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहना है या नहीं रहना। ये चीजें सोचने वाली हैं हमें। अभी वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल ठीक करने के लिए रास्ते को साफ करें, जहनियतों को साफ करें। रियासत की रिट होनी चाहिए, कानून कानून होना चाहिए, आइन आइन होना चाहिए। हर चीज जो है वो असूल के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं कि मसलहतों के मुताबिक हर चीज सोची जा सकती है कि उसके इतने बंदे इकट्ठे कर लिए हैं तो जी बस ये अब ये हुकूमत करेगा। अरे भाई, इस तरह जमहूरियत में होती है बातें? अगर ये जमहूरियत है, ये वोट के जरिए से होना है। अगर वोट को इज्जत देनी है तो चोर को भी इज्जत तो देनी है ना। दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। तो जी शमशाद साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब जनरल साहब ये फरमाइएगा कि कश्मीर का जो मसला है, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें अगर माजी में भी देखें, ज़ाहिर है हमारे यहाँ आमरीत के दौर भी रहे, आउट ऑफ बॉक्स, इन बॉक्स, पॉलिसीज़ चेंज, पॉलिसीज़ इन, मतलब एक अजीब सूरत हाल जो है वो होती रही है। कश्मीरी जो हैं वो अपने आप को पाकिस्तान से, जैसे शमशाद साहब कह रहे, वाबस्ता किए हुए हैं। इस वक्त वो ज़्यादा वरीड हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अजीत दोवल जो है वो ये कहे कि हम जाके लड़ेंगे लड़ाइयाँ अब उनकी सरजमीन के ऊपर जो हमारे लिए ख़तरा है, और फिर पाकिस्तान में धमाकों के तसलसल में इजाफा हो जाए, तो जनरल साहब कहाँ खड़े हैं? कश्मीर का क्या मुकदमा हम लड़ रहे हैं? जी, ये जो दोवल ने जो कुछ कहा, ज़रा मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। पहली बात तो ये कि जो दोवल ने जो कहा है वो मुस्तकबिल के बारे में बात नहीं की, वो ऑलरेडी हमारे पास्ट में भी हुआ है और अभी आज भी हो रहा है, और इसके शवाहिद मौजूद हैं। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। वो जो कह रहा है कि हम उनकी सरजमीन में जाके जंग लड़ेंगे, तो वो ऐसा कर रहा है। और जब मैं कह रहा हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अमन बड़ी अच्छी चीज़ है और इसकी पूरी ख्वाहिश करनी चाहिए, लेकिन जब आप पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो क्या उसका जवाब ना देना ये भी कोई अमन के ज़ुमरे में आता है, या किसी, मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहा जाए। तो मैं तो जो कहता हूँ वो ये कह रहा हूँ, और ये सुन लें जो हमारे प्लानर्स हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भारत हमारे साथ कर रहा है, हमें पूरा हक हासिल है कि हम वही कुछ उनके साथ करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो जो बात करते हैं, चीन का नाम लेकर वो असला जमा कर रहे हैं, और करना जो कुछ उन्होंने वो हमारे साथ ही करना है। दोवल जब टू फ्रंट की वॉर बात करता है, और उनका जो वज़ीर आज़म बात कर रहा है, बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान को धमका रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे हमला खुद ब खुद टू फ्रंट वॉर हो जाता है। इसलिए कि देखिए, जब कोई दो साथी हों, उनमें से किसी एक को अगर आप पकड़ लें तो खुद ब खुद दूसरे की सुबकी होती है कि नहीं होती। अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुंच जाए पाकिस्तान को, तो चीन की सुबकी खुद ब खुद हो जाएगी। ये उनका प्लान है, ये उनका मतम नजर है। और आजकल के दिन, जब तक ये इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका के, और आपको पता है कि वहां पर 2+2 की बातचीत आज हुई है। जो उनके सेक्रेटरी हैं खारजा और सेक्रेटरी दिफा अमेरिका के, वो मौजूद हैं भारत में, और यहाँ के दोनों जो उनके मिनिस्टर्स हैं दिफा के और फॉरेन मिनिस्टर, वो दोनों उनसे बातचीत कर रहे हैं, और एक मुआहदे पर भी आज दस्तखत हुए। ये बहुत ख़तरनाक टाइम है। और जैसे मैं एक्सीलेंसी से अग्री करूंगा कि मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे जो अपोजिशन वाले हैं वो दुश्मन से मिले हुए हैं, खुदा न खास्ता, बड़े बड़े लीडर हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि वो जो हरकत कर रहे हैं उसका फ़ायदा दुश्मन किस तरीके से उठा रहा है। मैं जनरल साहब आता हूँ। शमशाद साहब, अब जनरल साहब जो बात कर रहे हैं कि भारत को उसकी ज़ुबान में जवाब देना चाहिए, उसके अमल में जवाब देना चाहिए, हम तो कुछ करते भी नहीं, और हम पे इल्ज़ामात जो हैं वो लग जाते हैं, और भारत जो है वो उस बयानिए को दुनिया में बेचने में कामयाब हो जाता है। अगर हमने ये करना है तो कैसे? यार, ये देखें
सिर्फ जुबान की बात नहीं है। अब वो अगर बातें कर रहा है तो मैं सिर्फ ये नहीं कि बस उसके जवाबी हमले हम करने शुरू कर दें। मैं तो शुरू से आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूं कि कुछ एक्शन होना चाहिए, और एक्शन मिसाल के तौर पे ये नहीं कि आप रॉकेट उठा के मार दें। एक्शन सफारती मैदान में बहुत होते हैं। पहला तो यही है कि आप यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को क्यों नहीं अभी तक मजबूर कर सके कि वो कश्मीर पर अपना एक नुमाइंदा, पहली बात तो ये है। नंबर 2, क्यों नहीं अभी तक हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इतनी हमायत हासिल की कि सिंपल सादा अक्सरियत के साथ एक रेजोल्यूशन पास करवाएं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हमें एक एडवाइजरी ओपिनियन मिल जाए कश्मीरियों की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की सपोर्ट में। अब तक हम क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर तो बन गए हैं और बड़ी इस छातियां बजाई जा रही हैं, लेकिन ये बताइए कि उसकी मेंबरशिप का फायदा क्या अगर हम अब तक कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करवा सकते इंडिया की जो बर्बरियत है उसके खिलाफ। अभी तक हम क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स जो कमिश्नर है उसके दफ्तर से कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन कश्मीर भिजवा सकते? अभी तक हम क्यों नहीं इंडिया की जो कश्मीर का मकबूजा कश्मीर है उस तरफ उसको क्यों नहीं अपॉइंट करवा सकते हैं? तो ये बहुत चीजें हैं करने वाली। बदकिस्मती ये है कि सिफारत की जो काम होता है वो सिर्फ जुबानी जमा कर खर्च नहीं होता है, उसमें कुछ एक्शन होते हैं। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान ने अपनी क्रेडिबिलिटी का फायदा उठाते हुए दुनिया को कश्मीरियों का मुकदमा बड़े अच्छे तरीके से लड़ा, बता दिया कि कश्मीरी आज किस हालत से गुजरे हैं, लेकिन उसको जो सपोर्ट चाहिए थी उस एनवायरनमेंट के जरिए जो सिफारतकारी के जरिए पैदा होता है वो नहीं है, वो फॉरेन ऑफिस की तरफ से नहीं मिल सकी अभी तक। ये मैं नहीं कह रहा, फॉरेन ऑफिस अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन वो उसकी क्यादत होती है असल जो जनरेट करती है, मोबिलाइज करती है उस प्रोफेशनलिज्म को, उन स्किल्स को जो फॉरेन ऑफिस में मौजूद हमेशा 70 सालों से मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए वो क्यादत नहीं मौजूद है आज, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है। जनरल साहब अब ये फरमाइएगा कि ऐसी सूरत हाल में देखें भारत अमेरिका अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ये हकीकत बड़ी वाज़ेह है। अब ऐसी सूरत हाल में कश्मीर का जो मामला है, कश्मीरी हमारे तरफ देखते हैं, हम दिन का किसी का इंतज़ार करते हैं कि हम खड़े हो जाएं, हम बैठ जाएं, हम एहतजाज कर लें, हम रैलियां निकाल लें। मतलब ये अब शमशाद साहब का जो गुस्सा है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, वो उनका अंदर का दर्द बोल रहा है, और ये मेरा ख्याल है दर्द हर उस शख्स का है जो कश्मीरियों की अजियत को महसूस कर रहा है और भारतीय ख़तरे की बू सूंघ रहा है। अब इस सूरत हाल का फिर क्या इलाज क्या है? चीज़ बड़ी मेरे ख्याल क्लियर होनी चाहिए। देखिए, दो प्रोफेशनल्स बात कर रहे हैं, एक फॉरेन हमारी पॉलिसी के टॉप के प्रोफेशनल है, एक मैं हूं, चले बहुत टॉप का नहीं लेकिन कुछ ना कुछ जानता हूं स्ट्रेटजी को, मिलिट्री स्ट्रेटजी को। जब हम ये बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग जो कि जिनको लेमैन आप कह सकते हैं, वो कहते हैं जी नहीं आपको क्या पता, ये बढ़ के मारने से कुछ नहीं होता फला। भाई, जब आपके दो स्ट्रेटेजिस्ट आपको ये बता रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है अमल के मैदान में भी और डिप्लोमेसी के मैदान में भी और पॉलिटिक्स के मैदान में भी और लॉफेयर के मैदान में भी, तो कोई तो किसी को इसको वजन समझना चाहिए ना, जैसे भी है। देखें, बात ये है कि हमें एक तो ये देखना चाहिए कि जो हाल ही में मसाइल दुनिया में चले हैं और जिस तरीके से उनमें से कुछ हल हुए हैं वो कैसे हल हुए हैं। दूसरी बात ये, जहाँ तक कमज़ोरी, और इसके मैं एक दो आपको मिसालें दे देता हूँ। आपको पता है कि अमेरिका ईरान पर तकरीबन हमला करने वाला था। आपको पता है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर तकरीबन हमला करने वाला था। क्यों नहीं कर पाया एक सुपर पावर? इसलिए कि उनका आगे से रवैया आपने देखा था, उनके रवैये में कोई मादरत खाना चीज़ आपको नजर आई थी? वो सीना ठोंक कर खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा ठीक है नुकसान हमें पहुंचेगा लेकिन उंगली आपकी हम भी ये काट देंगे। लेकिन जनरल साहब, ये किसने खड़ा होना है? सिविल क़यादत से बात करो, वो फौजी क़यादत की तरफ देखते हैं, फौजी क़यादत से बात करो तो वो कहते हैं जी उस तरफ देख लो। टोटल जो आम ममालिक में होता है वो तो साफ ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल जो हेड होता है उसी की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर देखें, पॉलिटिकल हेड मौजूद हैं, यहाँ पर फॉरेन ऑफिस हमारा मौजूद है, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री मौजूद है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद है। इन सभी को ये सोचना चाहिए जो भी कि अभी तक जो रवैया हमने इख्तियार किया है उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ है। दूसरा जो आपकी करारदाद है 3324
जनरल असेंबली की, वो भी ये कहती है कि ऑक्यूपाइड लोगों को हक है कि वो हथियार लेके अपना दिफा करें और बाकी मुल्कों को ये हक है कि उनकी वो मदद करें। देखिए, मैं भी समझता हूँ कि 2 एटमी मुल्क हैं, इनमें ओपन वॉर नहीं हो सकती, लेकिन आपको पता है कि हिंदुस्तान बात करता है सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और हिंदुस्तान ने हमारी सॉवरेनिटी को भी तोड़ा है अपने जहाज इधर लाकर। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपना डिटरेंस दोबारा रीस्टैब्लिश कर लिया। तो बात यह है कि उसने करके दिखा दिया है कि जगह मौजूद है, वो जो जगह उनके लिए मौजूद है वो जगह हमारे लिए भी मौजूद है। जहां तक न्यूक्लियर है वो हमने पैरिटी क्रिएट कर दी, हम किसी तरीके से भी हिंदुस्तान से कम नहीं है किसी भी सूरत में, क्योंकि जितनी स्पेस मौजूद है वॉर की, उतनी स्पेस में हम भी लड़ सकते हैं, उनसे बेहतर लड़ सकते हैं। और जिस किस्म की जंग उसने हम पर मुसल्लत की हुई है, हाइब्रिड वॉर, हम किसी जमाने में उनसे बहुत अच्छे थे इसमें, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने हाथ पांव ढीले करते गए, और आज ये मौका है कि हम सवाए पैसिविटी के और सवाए अमन की कशकोल के हम और कोई बात नहीं करते हैं। जन साहब, मेरे पास चूंकि वक्त बड़ा महदूद है, शमशाद साहब मेरे पास 1.5 मिनट है, ये फरमाइएगा कि ये जो खड़ा होना है और एक क्या आपको लगता है कि सूरत हाल ऐसी है कि जैसे जंग से खाइफ हैं, क्या मसला क्या आड़े आता है, मसलियत क्या आड़े आती है एक बड़ा ठोस, एक बड़ा जानदार तर्ज अमल अपनाने में? देखिए नदीम, मसला बहुत क्लियर है। मसला हमारा कभी भी बाहर का नहीं, एक्सटर्नल नहीं रहा, मसले हमारे सारे अंदर के हैं, और डोमेस्टिकली हम टूट फूट का शिकार हैं, और हर एक को पता है। फिर भी हम अपने आंखें भी बंद करना चाहते हैं, बल्कि की हुई हैं, और दिमागों को भी बंद किया हुआ है। सब कुछ देखते हुए भी हम अभी भी तलाश कर रहे हैं कि मसला क्या है। मसला सब कुछ आप देख रहे हैं, सड़कों पर देख रहे हैं, रोज दहशतगर्दी हो रही है। मसला ये है कि करप्शन में कभी कोई कमी आई है? क्या अभी तक किसी करप्ट बंदे को सजा हुई है? क्या आपने जो रूल ऑफ लॉ है कहीं नजर आ रहा है आपको? पुलिस क्या अपना काम कर रही है? अदालतें इंसाफ दे रही हैं जो इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को? जिस तरीके से केसेस यानी 20-20 साल प्रोलॉन्ग होते हैं, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है? यूनिवर्सिटियां क्या ठीक तालीम दे रही हैं? पार्लियामेंट क्या वाकई कानून साजी कर रही है? अस्पताल क्या अस्पतालों की तरह चल रहे हैं? ये मेरे सवालात हैं। मैं कहता हूं हम किस उसमें रह रहे हैं, खला में रह रहे हैं कि ना हुक्मरानियत है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, गवर्नेंस नहीं है। अब कश्मीरी बेचारे देख रहे हैं हमारी तरफ। सबसे पहली बात तो कहते हैं कि क्या पैगाम दे, वो ये है, खड़े हो अपनी टांगों पर, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करो, अपनी मईशत को बेहतर करो, लॉ और ऑर्डर बेहतर करो। कश्मीरियों को तब हौसला होगा। कश्मीरियों को सिर्फ ये नहीं कि बंदूक की गोली पकड़ा दें आप कि ये चलाओ, भाई अपने आप को मजबूत करोगे तो कश्मीरियों का हौसला बुलंद होगा। उनकी आज़ादी की जो तहरीक है उसको अगर मजबूत देखना चाहते हैं तो अपने आप को अंदर से मजबूत करो। ये जो जितने यहाँ पे अंदर से इस वक्त खलफशार है, इसको खत्म करें। ये वक्त आ गया है कि खत्म करें। जी, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।